नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का सीरीज चला रहा हूं, 30 डेज चैलेंज प्रोग्राम। इस चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे जितना संभव हो पाए मैं पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज जो है उसी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 यानी 12वीं लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग जानेंगे मुस्लिम लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मुस्लिम लॉ को पढ़ने से पहले दो चार कॉन्सेप्ट आपको जानना बेहद जरूरी है। इस मुस्लिम लॉ में जब भी हम लोग स्टडी करने बैठते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद आना चाहिए सभी बच्चे के मन में कि सर जो लॉ होता है वह लॉ दो प्रकार के होते हैं। एक तो लॉ होता है कोडिफाइड, एक कोडिफाइड लॉ होता है और एक होता है अनकोडिफाइड। एक कोडिफाइड है, दूसरा अनकोडिफाइड होता है। कोडिफाइड का मतलब होता है वैसा कानून जिसमें नंबरिंग किया गया हो, वैसा कानून जिसमें कोई नंबर का वैल्यू दिया गया हो। जैसे आप बीएनएस पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल का जिक्र किया गया, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो इसे कहेंगे कोडिफाइड लॉ, जिसको कोडिंग किया गया है, चाहे वो आर्टिकल के रूप में हो, चाहे वह सेक्शन के रूप में हो या किसी और रूप में हो, जिसको कोडिंग किया गया है वो उसे कोडिफाइड लॉ कहा जाता है। और जिसे कोडिंग नहीं किया गया है वो लॉ तो है बट वो अनकोडिफाइड है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जुरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जुरिस्प्रूडेंस में ना तो आर्टिकल का जिक्र किया गया है ना तो सेक्शन का जिक्र किया गया है, तो वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। उसमें कोई कोडिंग नहीं किया गया है, कोई नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए वो अनकोडिफाइड लॉ है। तो ठीक कोडिफाइड क्या होता है, अनकोडिफाइड होता क्या होता है, ये बातें समझ में आई। अब जब हम लोग मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में कुछ पार्ट को कोडिफाइड भी किया गया है और कुछ पार्ट के ऊपर कोई कोडिफाइड नहीं किया गया। तो इसलिए मुस्लिम लॉ को हम लोग कहते हैं सेमी कोडिफाइड। क्या कहते हैं? सेमी कोडिफाइड। इसका मतलब होता है कि मुस्लिम लॉ का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट कोडिफाइड किया गया है और कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है आपका अनकोडिफाइड है। इसलिए ना तो इसे हम कंप्लीट कोडिफाइड कहते हैं और ना तो हम इसे कंप्लीट अनकोडिफाइड कहते हैं, इसे कहते हैं सेमी कोडिफाइड। इस बात को याद रखिएगा। तो मुस्लिम लॉ अपने आप में सेमी कोडिफाइड लॉ है। तो देखिए, मुस्लिम लॉ में सबसे पहले दो चार कॉन्सेप्ट के ऊपर जानना बेहद जरूरी है और इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट, चूंकि देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अभी हम लोग मुस्लिम लॉ जो कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम जो होता है आप लोगों का, इसमें बहुत डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछता। इसमें डायरेक्ट बेयर एक्ट से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाता है, तो आपके लिए आसान होता है इसका आंसर खोज पाना। बट जब मैं जुडिशियरी का तैयारी करवाता हूं या फिर सरकारी वकील का तैयारी कराता हूं, उस बैच में इस सब्जेक्ट को काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, काफी डिटेल में जाकर के। लेकिन उन सारे कॉन्सेप्ट को ये आधा घंटा 1 घंटा के लेक्चर में कंप्लीट कर पाना, कवर कर पाना इतना आसान बात नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं वो सारे टॉपिक को टच करके निकलूं, ताकि आपके एग्जाम में कोई टॉपिक या कोई वर्ड नया ना लगे, ठीक है। इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट रहेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और वर्ड भी आपको जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि मुस्लिम लॉ है क्या। देखिए, व्यक्तिगत कानूनों का समूह जो शादी, तलाक, विरासत, वक्फ, निगरानी, गुजर बसर आदि को नियंत्रित करता है। इसका मूल आधार कुरान व पैगंबर की परंपराएं हैं और यह व्यक्तिगत मामलों के लिए लागू होता है। यह पर्सनल लॉ है,
क्योंकि हिंदू लॉ भी अपने आप में एक पर्सनल लॉ है और ये भी अपने आप में एक पर्सनल लॉ है। व्यक्तिगत विधि इसे भी कहते हैं और हिंदू लॉ को भी व्यक्तिगत विधि कहते हैं। इसलिए पर्सनल लॉ कहते हैं क्योंकि मुसलमानों के लिए यह पर्सनल लॉ है और हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है। ठीक है, अब सवाल आती है कि आखिर इसका स्रोत क्या है, इस मुस्लिम लॉ का सोर्स क्या है। तो कुरान सबसे प्राथमिक स्रोत है। इसमें विवाह, तलाक, विरसी हिस्से, वक्त आदि पर स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। न्यायालय अक्सर कुरानी प्रावधानों को प्राथमिकता देते हैं, तो इसलिए कुरान मुहम्मदन लॉ का एक स्रोत माना जाता है, एक सोर्स माना जाता है। सुन्नत और हदीस ये भी अपने आप में एक सोर्स है मुस्लिम लॉ का। पैगंबर मोहम्मद के कथन और कृत्यों का संग्रह, पैगंबर मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा, जो उनकी एक्टिविटी थी, उन्हीं चीजों को एक संग्रह किया गया, कलेक्शन किया गया। और जहां कुरान मौखिक नहीं बताता, वहां हदीस कानूनी व्याख्या देता है और हदीस की विश्वसनीयता पर विज्ञान के मानदंड लगते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक स्रोत है इज्मा, जिसे विधिवेत्ता की सर्वसम्मति है। ये तो इज्मा है, विद्वानों की सर्वसम्मति। जब कुरान हदीस में स्पष्ट ना हो कोई भी बातें, ना तो कुरान में स्पष्ट किया गया हो ना तो हदीस में स्पष्ट किया गया हो, तो इज्मा का प्रयोग नए मुद्दों पर मान्य विधि बनाने के लिए किया जाता है। एक स्रोत है एनालॉजी, जिसको कियास कहते हैं। मौजूदा कानूनों को मिलती जुलती परिस्थितियों पर लागू करना। जैसे मान लीजिए कि यदि कुरान में किसी विशेष साधन का उल्लेख नहीं है, तो समान हालत से तर्क निकालकर नियम बनाया जाता है, जिसे कियास कहा जाता है। तो ये सब जो शब्द हमने डिस्कस किया है, एक डिस्कस किया आपका कुरान, हदीस या सुन्नत इसे कहते हैं, इज्मा और कियास, ये सब मुस्लिम लॉ का सोर्स है। क्या है ये सारी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम लोग इसके बात करते हैं, इसके कुछ अदर सोर्सेस भी है। ये तो हो गया 4 सोर्स जो हम लोगों ने अभी अभी कवर किया। कुछ अलग सोर्स भी है, अलग प्रकार के सोर्स भी है, उसे भी हम लोगों को जानना चाहिए। जो आपका है कस्टम और कोर्ट डिसीजन। देखिए, लोक रिवाज, न्यायालय के निर्णय और विधि वचन भी उपयोग होते हैं, पर कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, क्योंकि प्राथमिक स्रोत अधिक वरीय होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी पर्सनल लॉ उसके जो सोर्स है उसी के अनुसार तय किए जाते हैं। हालांकि कोर्ट का डिसीजन भी आता है, जजमेंट भी आती है, ऑर्डर्स भी आते हैं। वो ऑर्डर्स भी अगर कोई मोहम्मदन लॉ है या हिंदू लॉ है, तो उसके जो स्रोत है उसी को प्राथमिकता दी जाती है, उसी को वरीयता दी जाती है। यही बात इसमें भी कहा गया है। मजहब, स्कूल, यानी हनफी, मालिकी, शाफी, हनबली, सिया, यह सब स्कूल की बात करता है, सोर्स ऑफ स्कूल है। विधि व्याख्या में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे लोगों का विचार नहीं मिला। इंडिया में हनफी प्रचलित है। सिया समुदाय के अपने नियम जैसे मुता होते हैं, और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। निकाह की बात किया जाए, मैरिज की बात किया जाए, तो मैरिज का डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। निकाह एक वैधानिक व सामाजिक अनुबंध है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रस्ताव दिया जाता है, उस प्रस्ताव को स्वीकारना होता है। फिर इसमें क्या होता है, मेहर और गवाह, जो वैध, निकाह से ही बच्चे की वैधता होती है, मेहर के अधिकार उत्पन्न होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुस्लिम में क्या होता है, अगर विवाह की बात किया जाए, हालांकि विवाह बोलना गलत है, मुस्लिम में निकाह होता है, निकाह बोलेंगे। यहां पर हम लोग निकाह बोलते हैं, विवाह नहीं बोलते। विवाह हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब वही है, चाहे विवाह कहिए निकाह कहिए, दोनों का मतलब सेम है, बट अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मोहम्मदन लॉ पढ़ रहे हैं तो निकाह का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश दोनों के लिए सेम होगा, मैरिज ही होगा, लेकिन हिंदी अगर बात किया जाए तो दोनों का अलग अलग है। तो निकाह जो होता है, हालांकि ये फारसी शब्द है, तो निकाह समझिए। निकाह क्या होता है, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पहले
प्रस्ताव रखते हैं, पहले प्रस्ताव रखते हैं, फिर दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है। यानी एक ने प्रपोजल दिया, दूसरा ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। मान लीजिए कि आप अगर किसी को प्रपोज करते हैं मतलब आप कहते हैं शादी के लिए, और अगर सामने वाला अगर वो प्रपोज को एक्सेप्ट ना करे, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, क्या आपको कबूल है? ऐसे बुलाया जाता है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, क्या कबूल है आपको? तो सामने वाला जो भी पार्टी है, जैसे एक लड़का अगर बोल रहा है लड़की को, तो लड़का बोलेगा कि लड़की को कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, क्या आपको कबूल है? तो एक प्रस्ताव दे रहा है। अगर लड़की एक बार कह दी नहीं कबूल है, तो निकाह नहीं होगा, क्योंकि वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। तो वहां जनरली ऐसा नहीं होता। सामान्य तौर पर लड़का के पक्ष बैठे होते हैं, लड़की पक्ष के लोग बैठे होते हैं, तो सामान्यतः ऐसा लोग गलती नहीं ही करता है, रिजेक्ट नहीं ही करता है। लेकिन रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट हो सकता है, कबूल करना पड़ता है, तभी आगे निकाह हो पाती है। तो लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को एक ऑफर दिया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है, क्या मैं आपसे शादी निकाह करना चाहता हूं, क्या आपको कबूल है? तो सामने वाला पक्षकार बोलता है या बोलती है कि हाँ हमें कबूल है, कबूल है। तो अगर कबूल है कहा जाता है, इसका मतलब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। और याद रहे, इसमें आपका मेहरदैन की राशि भी होती है। मेहरदैन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। प्रॉम्प्ट डोर होता है ना, डिफर्ड डोर होता है, तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि प्रॉम्प्ट डोर क्या होता है, डिफर्ड डोर क्या होता है। और इसमें वैध निकाह से ही बच्चे की वैधता होती है। अगर निकाह वैलिड है तभी बच्चे की वैलिडिटी होगी और मेहर के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो है विवाह यानी निकाह में ये सारी चीजें जरूरी होता है। निकाह की शर्तें क्या है, वही मैंने कहा कि इजब कबूल, सबसे पहले क्या है कि प्रस्ताव को कबूल करना होता है, दोनों पक्षों की क्षमता होनी चाहिए, मेंटल कॉम्पिटेंस, कोई वैधानिक अवरोध ना हो, जैसे निकट संबंध के लोग, और दो श्रद्धापूर्वक गवाह होने चाहिए। इसमें दो गवाह भी होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। निकाह के अगर प्रकार की बात किया जाए कि आखिर निकाह के प्रकार कौन कौन होते हैं, तो वैलिड, इरेगुलर, वाइड और मुता विवाह। सही यानी वैलिड, फासिद मतलब डिफेक्टिव, तुरंत ठीक हो सकता है, बातिल का मतलब होता है शुरुआत से अवैध होता है, सिया में मुता विवाह यानी समय सीमित दिया होता है, स्वीकार्य है, और सुन्नी में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग वली की बात करें तो वली का रोल, नाबालिग या कुछ स्कूलों में महिला के निकाह के लिए वली की सहमति आवश्यक है। वली का मतलब होता है पेरेंट्स। सामान्यतः पिता पहला वली माना जाता है, पर सहमति पर कई मामलों में वली बाध्यकारी नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर कोई नाबालिग अगर कोई बच्चा नाबालिग है या कोई महिला जो है नाबालिग है, तो नाबालिग के तरफ से कंसेंट, सहमति कौन देंगे, तो उनके वली के द्वारा दिया जाएगा। इट मींस उनके गार्जियन के द्वारा दिया जाएगा। और गार्जियन यानी वली का मतलब गार्जियन कौन होंगे, तो पहला गार्जियन उनका पिता होता है। मेहर की यानी मेहर की जो भूमिका है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शादी के समय दिए जाने वाला वित्तीय अधिकार, वित्तीय मतलब एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का रकम होता है, अमाउंट होता है जो पत्नी की सुरक्षा है। यह वैधानिक है और पत्नी की संपत्ति मानी जाती है, पति की देयता बनी रहती है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो मेहरदैन की राशि लड़की को दिया जाता है, हिंदुओं में क्या होता है, दहेज की एक परंपरा चला दी गई है, हालांकि जो कि गलत है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है कि लड़की के तरफ से, लड़की पक्षकार के तरफ से लड़कों पक्ष को दिया जाता है। तो लड़के पक्ष को दिया जाता है पैसा, जिसे दहेज का नाम दिया गया है। कई बार उसे अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि उपहार दिया जाता है, उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। हालांकि वही एक दहेज का रूप ले लेता है। जबरदस्ती मांगा जाए तो दहेज हो गया, अगर खुशी से मिल रहा है तो वो उपहार है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है,
और जब आप मोहम्मदन लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आती है कि देखिए मुस्लिम में जो निकाह होता है वहां पर लड़कियों को एक रकम दिया जाता है, 50,000, 10,000, 5,000, जो भी रकम हो वो रकम जो है दिया जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मुस्लिम लॉ कंप्लीट पढ़ाने के लिए हमें कम से कम 100 क्लास चाहिए, 100 क्लास चाहिए, तब जाकर के मैं आपका मुस्लिम लॉ कंप्लीट क्लियर कर पाऊंगा। इतना आसान मुस्लिम लॉ नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी इन शॉर्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको देना है तो मैं आप लोगों को परिचय करा रहा हूं, शब्दों से अवगत करा रहा हूं। बाकी डिटेल क्लास लेने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा और मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, तब जाकर के आपको इसकी कंप्लीट आपको बैच मिल सकती है। अब बात करते हैं कि मेहर के प्रकार के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक होता है प्रॉम्प्ट मेहर, एक होता है डेफर्ड मेहर। प्रॉम्प्ट मेहर तुरंत देय होता है और डेफर्ड मेहर जो होता है बाद में देय होता है। मेहर की रकम कैसे तय की जाती है? कोई भी कानूनी फिक्स्ड मिनिमम ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना ही है। निर्धारण में पत्नी की स्थिति, पति की क्षमता और सामाजिक रिवाज देखे जाते हैं। यानी मेहरदैन की जो राशि है, ऐसा नहीं है कि करोड़ रुपया होगा, ऐसा नहीं कि 5 लाख है, ऐसा नहीं कि 50,000 देना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। सामाजिक स्थिति भी देखी जाती है, लड़का का स्थिति भी देखा जाता है और साथ ही साथ पत्नी की स्थिति भी देखी जाती है कि किस स्थिति में है, उस हिसाब से मेहरदैन की राशि जो है तय किया जाता है। मैंने कहा कि मेहरदैन 2 प्रकार के, एक होता है प्रॉम्प्ट जो उसी समय दिया जाता है और एक होता है डेफर्ड जो बाद में दे होता है कि बाद में दिया जाएगा। एक आपका है, अब देखिए प्रॉम्प्ट में क्या होता है, उसी समय दे होता है, तो उस समय क्या होता है ना, जो काजी होते हैं उस समय लड़का के तरफ से जो होगा वो बहुत कम करवा देगा। प्रॉम्प्ट ये मेहर जो है वो कम करवा देगा और जो आपका डेफर्ड है ना ये बहुत करवा देगा। डेफर्ड मतलब बाद में दे होता है, डेफर्ड में करा देगा 1 करोड़ रुपया, ये बाद में देना है। तो आप जैसे ही निकाह तोड़ेंगे तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, तब निकाह यानी कि जब तलाक आप लेंगे तो यह पैसा आपको देना पड़ेगा, डेफर्ड मेहर है। लेकिन जो प्रॉम्प्ट मेहर होता है उसी समय देना पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट मेहर लोग कम करवा देता है और डेफर्ड बहुत करवा देता है, जो औकात से ज्यादा हो, है ना, ताकि निकाह बना रहे, वो टूटे ना, इसलिए ऐसा प्रॉम्प्ट मेहर जो है कम करवा दिया जाता है, डेफर्ड अधिक करवा दिया जाता है। अब आगे देखिए, इद्दत की अवधि हम लोग समझते हैं क्या होता है, 3 महीने, 4 महीने, 10 दिन, गर्भ तक। देखिए, तलाक पर 3 महामारी या 3 महीनों के बराबर, पति की मृत्यु पर 4 महीने 10 दिन, गर्भवती होने पर प्रसव तक, नियम पुरुष स्त्री पर की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि इद्दत की अवधि क्या होती है, इद्दत यानी कहने का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर आप मुस्लिम हैं और आपकी निकाह हो चुकी है और आप महिला है, इस एग्जाम्पल को अपने पर नहीं लीजिएगा, मैं केवल समझा रहा हूं, समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। तो अगर कोई मुस्लिम महिला है जिनकी शादी यानी जिनकी निकाह हो चुकी थी और वह क्या हुआ कि वो तलाक हो गया, उनके हस्बैंड के साथ उनका तलाक हो जाती है, तो फिर क्या होगा, वो इद्दत एक समय होता है जिसको कहा जाता है इद्दत पीरियड। तो इद्दत की पीरियड के बाद ही वो फिर से निकाह कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो वही इद्दत का पीरियड क्या होता है, तो इद्दत की पीरियड क्या होती है कि अगर आपकी तलाक हो गई है उस लड़के के साथ जिसके साथ आपकी निकाह हुई थी और आप फिर से शादी निकाह करना चाहते हैं, तो आपको इद्दत की पीरियड तक इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हिंदू में क्या होता है कि एक से तलाक हुआ दूसरा शादी कर लेता है। मुस्लिम ऐसा क्या है कि एक से तलाक हुआ, आपको इद्दत के पीरियड तक वेट करना है, तब जाकर निकाह कर सकते हैं। तो इद्दत का पीरियड क्या होता है, तलाक पर 3 महामारी, यानी कहने का मतलब अगर आपकी तलाक हो जाती है तो लड़कियों में क्या होती है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, सब लोगों को पता होगा, जानते ही होंगे। तो ये क्या है कि हर महीने महीने ऐसा होता है। तो यह 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक, ये 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक आपको इंतजार करना होता है और इसके बाद आप निकाह कर सकते हैं किसी और, जो भी आप जिससे पसंद करते हैं या जिससे शादी निकाह करना है उससे आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इद्दत के पीरियड आपको बिताने के बाद ही निकाह कर पाएंगे, ठीक है। और
ये कह रहा है पति के मृत्यु पर 4 महीने 10 दिन, अगर इन केस जो हस्बैंड आपके थे, जो शौहर थे, उनकी अगर डेथ हो गई है, तो उनके डेथ पर, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आपको 4 महीने 10 दिन इंतजार करना होगा, तब जाकर के क्या होगा कि आप फिर से निकाह कर सकते हैं। और अगर गर्भवती है तो प्रसव तक इंतजार करना होगा, और इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, निकाह करेंगे। तो इसे इद्दत का पीरियड माना गया है। तो इद्दत का पीरियड मैंने आपको समझा दिया, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तलाक ये हस्बैंड्स पावर क्या है? प्रारंभिक रूप से पुरुष के पास एक तरफा तलाक की शक्ति थी। तरीकों में तलाक ई ए हसन सबसे बहुत बड़ा था। तलाक ई हसन और तलाक ए बिद्दत शामिल है। तिहरा तलाक अब गैर कानूनी अपराध बन गया है, जिसे कहा जाता है ट्रिपल तलाक। ठीक है ना। तीसरी तरह का जो तलाक है आपका, तलाक ई बिद्दत, ट्रिपल तलाक जिसको कहते हैं, एक बार में 3 बार कह देना सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे तलाक 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 हो गया। अगर कोई मुस्लिम पुरुष अगर अपने पत्नी को यह कह देता है तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया, इतने से तलाक हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी को हटा दिया, कहा गया कि यह अनवैध ठहराया गया और यह तलाक जो है अपने आप में अवैध है, इलीगल है। 2019 में यह दंडनीय कर दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष ऐसा कहता है तो वो अपने आप में पनिशेबल होगा। खुला विवाह, खुला विवाह का मतलब होता है, याद रखिएगा, खुला विवाह का मतलब क्या है? तो पत्नी की सहमति, मेहर वापसी पर तलाक होता है। पत्नी अगर सहमति जता रही है, कंसेंट पत्नी का है और मेहर आप वापस कर दिए हैं, जो मेहरदैन की राशि थी, तो उस पर तलाक हो जाएगा। फक्स ये होता है कोर्ट के द्वारा तलाक, फक्स भी होता है, कोर्ट के द्वारा तलाक होता है, उसको कहा जाता है फक्स। मुबारत क्या होता है? दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जो तलाक होती है उसी को मुबारत कहा जाता है। लियान क्या होता है? अगर पति ने पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगाया है और पत्नी ने इसे नकार दिया है, तो दोनों पक्ष शपथ लेता है और नियमों से मामला सुलझता है और विवाह टूट सकता है, इसी को लियान कहा जाता है। इला क्या होता है? पति कसम खाता है कि वह पत्नी से कोई भी संभोग नहीं करेगा। निरंतर निषेध 4 महीने तक रह गया तो विवाह खत्म मान लिया जाता है, इसे इला कहा जाता है। इकरार, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैटर्निटी, याद रखिएगा, पिता द्वारा बच्चे का स्वीकार, इसमें बच्चा वैध माना जा सकता है और इनहेरिटेंस मेंटेनेंस के लिए अधिकार बन सकता है उस बच्चे का। बच्चे की वैधता के ऊपर बात करें, लेजिटिमेसी के ऊपर बात करें, तो विवाह में पैदा बच्चा वैध होता है। जिना से पैदा बच्चा जो होगा सामान्यतः पिता की विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता है, इस बात को याद रखना है। हजानत क्या होता है समझिएगा, छोटे बच्चे की दिन प्रतिदिन की कस्टडी आमतौर पर मां को मिलती है। उम्र सीमा, जैसे बेटा 7 साल तक और लड़की प्यूबर्टी तक, मां पर अंतिम निर्णय चाइल्ड्स वेलफेयर पर कोर्ट करता है। तो याद रखिएगा, यह हिजानत की बात मैं करूं तो अगर कोई छोटा बच्चा है, तलाक हो जाती है, मियां बीबी का तलाक हो गया, छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे का किसके पास कस्टडी जाएगा? पिता के पास जाएगा कि माता के पास जाएगा? तो याद रखिएगा, अगर लड़का के केस में है तो 7 साल तक मां के पास रहेगा, उससे अधिक अगर बड़ा है तो पिता के पास जा सकता है। अगर लड़की की बात किया जाए तो प्यूबर्टी तक क्या होती है? मां के पास होती है, उसके बाद पिता के पास जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अब जो है गार्जियनशिप विलायत की बात कर रहा हूं, यानी कस्टडी अलग, गार्जियनशिप विलायत, बच्चों की संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार, पिता वली, मैंने बताया था, पिता का ये निर्णय पेरेंट्स की लीगल अथॉरिटी निर्धारित करते हैं। मेंटेनेंस की बात किया जाए, मेंटेनेंस पति का मौलिक दायित्व है, खाने, कपड़े, आश्रय। तलाक के बाद इद्दत अवधि तक पत्नी को नफका का हक दे, यानी मेंटेनेंस का हक दे, और बच्चों का मेंटेनेंस भी पिता की जिम्मेदारी होती है। तो मेंटेनेंस के बारे में यह प्रावधान मुस्लिम लॉ में देखने को मिलता है। शरीयत एक्ट में क्या कहा गया है? शरीयत एक्ट जो है 1937 के तहत मुसलमानों के निजी मामलों पर शरीयत कानून लागू होती है, कोर्ट क्वारी व्याख्या करता है और स्टैट्यूटरी प्रेसिडेंट्स बनते हैं। हिबा जो होता है, जिसको गिफ्ट कहा जाता है, बिना कंसिडरेशन के दिया गया वास्तविक हस्तांतरण वैध होने के लिए घोषणा किया जाता है।
स्वीकार करना किया जाता है, हस्तांतरण होता है, जरूरी है ये सब। बिना कब्जा के हिबा अधूरा माना जाता है। अगर सामने वाला कब्जा नहीं किया तो ये इसे अधूरा माना जाता है। हिबा बिल एवज, हिबा पर किसी प्रकार का कंसिडरेशन होना, ये गिफ्ट और सेल के बीच का रूप है। कानून में इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस लागू होते हैं। वक्फ जो होता है, संपत्ति को धार्मिक पब्लिक लाभ के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करना। वक्फ के प्रकार की बात किया जाए तो पब्लिक वक्फ और फैमिली वक्फ जो होता है। सुफा की बात किया जाए तो भूमि संपत्ति के मामले में पहले खरीदने का पड़ोसी या भागीदार का अधिकार है। यह क्या कहा गया है, सुफा में कहा गया है ऐसा। विरासत के सिद्धांत क्या है, इनहेरिटेंस बेसिक्स है। कुरानिक शेयर्स के बारे में दिया गया है कि स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन के बीच हराइसान निकाले जाते हैं। शेयर्स और रेसिड्यूरीज का कॉन्सेप्ट याद रखें। फ्रैक्शनल शेयर्स स्ट्रिक्ट होते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट, तो ये सब जो है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। मान लीजिए कि किसी लड़की का, किसी महिला का, किसी लड़की की निकाह हो गई कम उम्र में ही, तो कम उम्र में निकाह हो गई तो जब वह ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जब प्राप्त कर लेती है, यानी कि जब उसका उम्र हो जाता है, तब उसके पास एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का, यानी कि वयस्कता का चयन का। यानी जैसे वो मेजर हो जाएगी तब अपने निकाह को वो बातिल भी करा सकती है, यानी वाइड भी करा सकती है। चाहे तो मैरिज को कंटिन्यू रखे, चाहे तो उस मैरिज को तोड़ भी दे। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई महिला है, उसकी निकाह हो गई, कोई महिला जिनकी निकाह हो गई, लेकिन उसका उम्र कम था उस समय जिस समय निकाह हुई, लेकिन बाद में ऐसा लगा जब वो मेजर हो गई तो उसके पास एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का, वयस्कता की चयन। वो महिला अब चाहती है कि इस निकाह को तोड़ना, तो वो तोड़ भी सकती है, और चाहती है चलो ठीक है, शौहर भी अच्छा है, घर परिवार भी ठीक है, कंटिन्यू रख सकती है। तो डिपेंड करता है उस महिला के ऊपर, ठीक है। ट्रिपल तलाक का कानून, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2019 में आया था। मुता विवाह के बारे में, मुता टेम्पररी मैरिज के बारे में मैंने बताया था। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो टॉपिक है मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है जो आप लोगों को पढ़ाया जाए। मुस्लिम लॉ में मेनली क्या होता है मैं आपको बता दूं, यह एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के साथ यह देखा जाए तो जिस प्रकार से हिंदुओं में विवाह के लिए कुछ विचारधाराएं बनी हुई है पहले से, और ये विचारधाराएं आपके परंपरागत है। ये विचारधारा जो है ठीक मुस्लिम लॉ में भी अपने अपने जो पर्सनल विधि है, और अपने अपने, जैसे देखिए मुसलमानों के लिए जो कुरान है ना, मुसलमानों के लिए जो बहुत सारे उनकी अपनी धर्म ग्रंथ है, तो वहां से कुछ चीजों को उठा करके डाला गया है। ठीक, हिंदुओं के लिए भी वैसा ही चीजें की गई है। तो ये सब मुस्लिम ये लोगों के ऊपर देखा जाए तो ये शरीयत कानून जो है लागू होता है, जो 1937 का है। अब ये मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम नहीं, बहुत अधिक टाइम लगता है, लेकिन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में कोई कोई शब्द जो इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको समझ में आया होगा, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और बेयर एक्ट से हेल्प ले सकते हैं। और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैंने कुछ चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और बाकी की चीजें, मुस्लिम लॉ आज कंप्लीट हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अलग सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। और याद रखें, अगर डियर स्टूडेंट आपको भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से डर लगता है तो मैं बार बार कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऑल इंडिया बार संबंधित जितने भी नोटिफिकेशंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस और जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें बताई जाएगी, आप लोगों को अप टू डेट कराया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।